क्या मायने निकाले? पहले तो मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसकी, जो बातें उन्होंने कही उसकी, और दूसरा शिवसेना क्यों इतना तिलमिला गई? नहीं देखिए, एक तो पहले मोहन भागवत की बात, ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। इससे पहले भी 28 नवंबर को ग्वालियर में भी कहा था उन्होंने। केवल ये 15 साल वाली बात जो है वो नई है। ये एक आरएसएस का पुराना सपना है अखंड भारत का, कुछ समाजवादियों का भी था। डॉक्टर लोहिया ने भी जो है भारत पाकिस्तान महासंघ की बात की थी। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो पहले एक थे वो एक हों। मुझे नहीं लगता कि आज की जो परिस्थिति है उसमें ये संभव है। ये अपने मतलब ये सपना देखना, ये सोचना इसके बारे में, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा हो पाएगा इसकी संभावना मुझे तो बहुत कम दिखाई देती है। जहाँ तक शिवसेना की बात है, शिवसेना के लिए मुश्किल ये है कि ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जब से बनी है तब से वो डिफेंसिव है हिंदुत्व को लेकर। वो लगातार बीजेपी उसी मुद्दे पर उस पर हैमर कर रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है। तो जब भी बीजेपी या संघ की ओर से कोई ऐसा जो है मुद्दा उठाया जाता है तो उसको लगता है ये हमारे ऊपर हमला है, तो इसलिए शिवसेना इस तरह का जवाब देती है। और संजय राउत का जो बयान है उसको इसी, मुझे लगता है, रोशनी में देखना चाहिए कि उनको लग रहा है कि शिवसेना पर हमला है, इसलिए जो है काउंटर अटैक के रूप में कि आप पहले जो है कश्मीरी पंडितों को बसा दीजिए, पीओ के ले आइए, ये जो बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो असली बात, जो बयान है मोहन भागवत का, ये सपने के रूप में तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जी प्रदीप जी, जी मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया अभय दुबे जी पे लेना चाहूंगी। अभय जी, 15 साल वाले बयान पर मोहन भागवत के आप क्या कहेंगे कि अखंड भारत 15 साल में कैसे बनेगा? देखिए, प्रदीप जी ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। अखंड भारत की बातें बहुत होती रही हैं और मोहन भागवत के बयान में बात नई यही है कि उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है, 15 साल, जो कि बहुत लंबी अवधि नहीं है। 15 साल इतने बड़े काम के लिए एक बहुत ही छोटी अवधि है। तो अगर वो 15 साल की बात कहते हैं तो उन्हीं से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई 15 साल में किन किन चरणों में आप अखंड भारत प्राप्त करेंगे। क्या सबसे पहले आप पाक अधिकृत कश्मीर को लेंगे, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर को लेंगे, फिर बांग्लादेश को कब लेंगे, कैसे मिलाएंगे? डॉक्टर लोहिया का सपना तो एक महासंघ बनाने का था। वो तो ऐसा तो था नहीं कि भारतीय फौजें जाएंगी और उन पूरे प्रदेशों को हस्तगत कर लेंगी, उनके ऊपर कब्जा कर लेंगी और वहाँ भारत की सरकार स्थापित हो जाएगी। या ये सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके बारे में कभी कहा जाता है कभी जम्बू द्वीप या आर्यावर्त की वो सीमा आर्यावर्त में शामिल हुआ करते थे, उसमें बर्मा भी है, उसमें श्रीलंका भी है, उसमें अफगानिस्तान भी है। तो वो तो एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक जोन था, एक बहुत बड़ा कल्चरल जोन था, जिसकी राजनीति क्या थी, इसकी राज्य व्यवस्था क्या थी, ये सभी सवाल इतिहास के प्रश्न हैं और जिनके ऊपर लगातार बहस होती रहती है। अब उन्होंने 15 साल कहा है तो कम से कम वो कुछ बताएं, हम लोगों को बताएं, हम लोगों को ना बताएं, स्वयंसेवकों को बताएं। अगर स्वयंसेवकों को बताएंगे तो उनसे हमें पता लग जाएगी। ऐसी बात नहीं स्वयंसेवकों से हम लोगों की संपर्क नहीं है तो उनसे भी पता लग जाएगी। तो ये सब देखने की बातें हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा, नजर बनाकर रखना होगा। लेकिन प्रदीप जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर, बार बार इस तरह के जब बयान आते हैं टाइमिंग बहुत अहम हो जाती है। आने वाले कुछ समय में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, और बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है संगठित तरीके से, आरएसएस जो मैसेज को अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाती है, डिकोड करके पहुंचाती है, कैसे समझें इसको? ये बयान टाइमिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो चुनाव है सामने कई राज्यों में। नहीं देखिए, मुझे लगता है आदर्श जी कि चुनाव की बात तो शायद नहीं करनी चाहिए टाइमिंग की, क्योंकि हर साल चुनाव होते हैं। तो इस हिसाब से तो जो है कोई मुद्दा उठाया ही नहीं जा सकता। और आरएसएस केवल चुनाव को दृष्टि में रखकर इस तरह का मुद्दा तो नहीं उठाता है, क्योंकि इससे चुनाव में कोई तत्काल फायदा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये आरएसएस मुद्दा ये उठाएगा और बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। इसमें कोई सीधा कोरिलेशन हो ऐसा नज़र नहीं आता। ये जो पुरानी जो उनका सपना कहिए या उनका जो है एक प्रोजेक्ट कहिए, जो भी कहना चाहें, लेकिन ये अभय जी की बात सही है कि उन्होंने जब 15 साल की समय सीमा तय की तो बताना चाहिए कि कैसे होगा, क्या उसका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या उन देशों से बातचीत होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ों ने हमको बांट दिया, ये हम सांस्कृतिक रूप से हम सब एक हैं, और ये जब अखंड भारत बने तो इसमें कौन किस मजहब का पालन करता है वो उसका मामला है, क्या खाता पीता है वो उसका मामला है, लेकिन हम सब सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बंधे हुए हैं।
इसलिए ये अखंड भारत बनना चाहिए। तो सोच के स्तर पर आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक बात देखिए, ऐसी चीज़ों में व्यवहारिकता मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। व्यवहारिक रूप से इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और इसका रास्ता कोई बताने की किसी ने कोशिश भी नहीं की है, न संघ की ओर से न भाजपा की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।